हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स के टॉपिक को। देखो बेटा, बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स का। समझना इसका मतलब क्या है। देखो, एक स्प्रिंग को जब कभी भी हम उसकी नेचुरल स्टेट में रखते हैं, मतलब उसकी रिलैक्स्ड पोजीशन में रखते हैं, तो उसकी कोई एक लेंथ होती है, जैसे उसकी नेचुरल लेंथ या रिलैक्स्ड लेंथ कह सकते हैं। जैसे ही स्प्रिंग को खींच के लंबा किया जाए या दबा के छोटा किया जाए, तो जो उसकी नेचुरल लेंथ में चेंज आता है उसे कहा जाता है डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ। ठीक है। ये जो चेंज इन लेंथ है, इसकी वजह से स्प्रिंग में, अब स्प्रिंग को आपने इसे खींच के हाथ में रख रखा है। अब हमेशा देखोगे स्प्रिंग की टेंडेंसी होगी, अगर आपने उसे खींचा है तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की। वो फोर्स कौन सा है? उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता है उसके शेप के चेंज होने के कारण। ठीक है। इस फोर्स को कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए पोटेंशियल। इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, जो इसके डिफॉर्मेशन को वापस से रीस्टोर करने की कोशिश करती है। जो डिफॉर्मेशन, जो इसमें इसकी शेप में जो बदलाव हुआ है, बदलाव लेंथ की टर्म में हुआ है, उसे वापस से रीस्टोर करने की कोशिश करती है। उसमें आने वाला फोर्स जो है स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स हमेशा डिफॉर्मेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब डिफॉर्मेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो जो ये डिफॉर्मेशन, ये जो साइन लग रहा है ना, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू के माइनस के डेल्टा एक्स, तो ये माइनस ये शो कर रहा है जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होगा, स्प्रिंग फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। नाउ व्हाट इज के? के इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्टिफनेस भी कहा जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट हुक। डेल्टा एस इलोंगेशन ऑफ कंप्रेशन, मतलब उसकी नेचुरल लेंथ में से कितना चेंज हुआ। अच्छा, कई क्वेश्चन में सिर्फ इलोंगेशन और डिफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दे, वो क्या दे दे कि पहले लेंथ इतनी थी रिलैक्स स्टेट में, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा, मास लटकाया गया, कोई भी कंडीशन हो सकती है, और लेंथ बढ़कर इतनी हो गई। ठीक है। पहले किसी एक स्प्रिंग की लेंथ 2 सेंटीमीटर थी, उस पर मास लटकाया गया, उसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर हो गई। डिफॉर्मेशन कितने का हुआ? 0.5 सेंटीमीटर का हुआ। बट याद रखिएगा, सेंटीमीटर में नहीं रखना, मीटर में रखना, टू ऑब्टेन द फोर्स इन न्यूटन, क्योंकि न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। अब बात यह है, इधर पे एक चीज़ लिखी है जो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, लेकिन आप उसको सही चीज़ पकड़ने की कोशिश करना। स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज वेरिंग फोर्स, वेरिंग फोर्स है, कांस्टेंट नहीं है पूरे के पूरे दौरान। लेकिन किसके साथ वेरी कर रहा है ये भी जानना जरूरी है, डिफॉर्मेशन के साथ। मतलब अगर स्प्रिंग की डिफॉर्मेशन बदलेगी तो स्प्रिंग फोर्स बदलेगा। जितना ज़्यादा डेल्टा एक्स उतना ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स, जितना कम डेल्टा एक्स उतना कम स्प्रिंग फोर्स। लेकिन इसी के सेकंड पॉइंट पर आए, अगर मैं एक फिक्स डिफॉर्मेशन की बात करूं कि मैंने ना स्प्रिंग में 2 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन कर दिया, तो पूरी की पूरी कंप्लीट स्प्रिंग में किसी भी जगह पे अगर आप स्प्रिंग फोर्स देखोगे वो कांस्टेंट है। दो स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। पहला, स्प्रिंग फोर्स वेरिंग फोर्स है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसके साथ वेरी कर रहा है? डिफॉर्मेशन के साथ। उसकी लेंथ में जो चेंज अगर बदलेगा बार बार, तो स्प्रिंग फोर्स भी बदलेगा। जितना ज़्यादा लेंथ में चेंज आएगा उतना ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स में चेंज आएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, नेगेटिव साइन का मैं रीज़न ऊपर बता चुका हूँ। सेकेंड थिंग, स्प्रिंग फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द स्प्रिंग, लेकिन फॉर ए गिवन इलोंगेशन और कंप्रेशन। अब आप क्या करो ना, स्प्रिंग फोर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कभी भी न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो क्या करना चाहिए उसे, अभी चलो इसको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, इस न्यूमेरिकल के बाद समझाता हूँ। एक समझिएगा, एक स्प्रिंग है कंप्लीट। इस स्प्रिंग को यहाँ से किसी पर्सन ने खींचना चाहा, ये आप हो, और यहाँ पे मान लेता हूँ आपके सर मैं हूँ। अपने एक स्प्रिंग के दो एंड्स को पकड़ के खींचने की कोशिश करी। एक तरफ आपने खींचा कितना? x1 डिस्टेंस, मैंने खींचा x2 डिस्टेंस। स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? स्प्रिंग फोर्स में ये जो डेल्टा x है, इट इज़ ऑलवेज द नेट डिफॉर्मेशन। डेल्टा x इज नेट, नेट मतलब टोटल होता है, नेट डिफॉर्मेशन। मतलब एक तरफ किसी ने, जैसे मान लो कि आपने ज़्यादा खींच लिया है ना, आपने x1 ज़्यादा खींचा, मैंने कम खींचा, तो दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जो डिफॉर्मेशन हुआ है उससे स्प्रिंग की टोटल लेंथ ही तो बदली है। डेल्टा एक्स था क्या? डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग।
ये थोड़ी कहा था कि एक साइड से डिफॉर्मेशन तो पूरा ही होगा, लेंथ में जो चेंज आए। तो थोड़ा ध्यान रखें, इट इज़ द नेट डिफॉर्मेशन। एक साइड पॉजिटिव होगी तो एक साइड नेगेटिव होगी, और कॉन्सेप्ट से करिएगा। इधर से खींचा तो यहाँ भी लेंथ इंक्रीज़ हुई, यहाँ से भी लेंथ इंक्रीज़ हुई, तो टोटल इंक्रीज़ ही तो बढ़ रहा है। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया? स्प्रिंग फोर्स इस तरफ भी देखोगे, जैसे सर वाली साइड में वो होगा, ये जो डिफॉर्मेशन हो गया, अब नेट डिफॉर्मेशन तो फिक्स है, तो पूरी स्प्रिंग में चाहे सर वाली साइड देखो, चाहे अपनी वाली साइड देखो, चाहे इन दोनों के मिडल पोर्शन में देखो, उससे थोड़ा सा साइड इधर से थोड़ा माइक्रोमीटर्स की साइड में कहीं भी देख लो, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट, बट फॉर अ गिवन इलोंगेशन और डिफॉर्मेशन। टोटल कितना डिफॉर्मेशन हुआ? x1 इस तरफ, x2 इस तरफ, तो टोटल कितना हो गया? x1 प्लस x2। आप इसको ना वेक्टर के टर्म्स में भी लेके सॉल्व कर सकते हो। ये वाला डिफॉर्मेशन पॉजिटिव, इधर वाला क्या हो गया? नेगेटिव। डेल्टा क्या होता है? 1 माइनस डेल्टा का मतलब तो यही हो गया, जैसे मैंने कह दिया, एक साइड का डिफॉर्मेशन माइनस अदर साइड का डिफॉर्मेशन। इस तरफ वाले को ले लो, फाइनल मानना है तो फाइनल मान लो, x1 माइनस ऑफ माइनस x2, ये कितना हो गया? x1 प्लस x2। कोई दिक्कत नहीं, आंसर सॉल्व। जरा समझना एक क्वेश्चन को, ठीक है। फाइंड द फोर्स इफ बोथ द ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर। इन दोनों ब्लॉक को, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, दोनों को एक स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस, दोनों में से कुछ भी नाम दे सकता है। स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ ना समझ में आए, नाम न दिया तो यूनिट से आइडेंटिफाई कर लो, न्यूटन पर मीटर होगी, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको। बोला गया दोनों ही मासेस को 1 मीटर से डिस्प्लेस किया गया, ठीक है, इन सेम डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। अब सेम डायरेक्शन के केस में समझते हैं। पहला केस, नेट एलोंगेशन डेल्टा एक्स, क्या हो गया? इस वाले को डिफॉर्मेशन को x1 ले लो, तो इसको x2 ले लो। x1 माइनस x2, ये मान लो x1 है, ये मान लो x2 है, तो x1 माइनस x2 कितना आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 0। जनरली अब पॉजिटिव वाली जो डायरेक्शन होगी ना, x1 माइनस x2 का जो आंसर आएगा, ये हमेशा मूड में रखना है, ठीक है आपकी, क्योंकि ये मर्जी पे छोड़ रहे हैं ना, इसकी वजह से आप स्प्रिंग फोर्स के फॉर्मूले को मत कर देना गड़बड़, ठीक है। x1 माइनस x2 जो है, ये मूड में रखना। यहाँ तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसलिए के साथ कोई साइन नहीं लगा रहे हम, है ना, वैसे यहाँ माइनस में आएगा, ठीक। जब नेट एलोंगेशन निकाल रहे हो, ये भी मूड में रखो। एक को x1 मान लो, एक को x2, चलो इसको x1 माना, तो ये कितना हो गया? अगर मैंने इस वैल्यू को x1 मान लिया, इसको मान लिया x2 मान लिया, तो x1 माइनस x2 ले लिया आपने। x1 1 माइनस फॉर्मूले का x2, ये अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टोरियल टर्म में देखें तो ये चेंज इन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका, वो लेफ्ट में है, नेगेटिव हो गया, तो -1 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 2, ठीक है। तो ये कितना आया? 2। तो फोर्स की वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 2, वी विल गेट 200 न्यूटन्स। अब यहाँ से भी बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको अगला कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। स्प्रिंग फोर्स के जो क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, इनमें क्या कर सकते हो, आपको क्वेश्चन ना समझ में आया तो स्प्रिंग को ना रिप्लेस कर दिया करो, किससे? स्ट्रिंग से, रस्सी से बदल दो। आगे का काम फिर बाद में मैं समझाता हूँ कैसे करना है, ऐसे समझना। एक सिस्टम इज अंडर इक्विलिब्रियम, फाइंड द इलोंगेशन इन स्प्रिंग। एक सिस्टम ऐसे रखा था इक्विलिब्रियम में, इसकी लेंथ रही होगी L0, L इनिशियल लेंथ, अब लेंथ बदल के कुछ होगी L2, तो चेंज कितना हुआ? क्योंकि हमें ये जो देखना है वो देखना है चेंज इन लेंथ, डिफॉर्मेशन इन लेंथ, वो हो गया डेल्टा एक्स के बराबर। अब स्प्रिंग फोर्स तो हमेशा क्या करना चाहेगा? इसमें डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर ये देख लीजिए कि जो चेंज हुआ है उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा। खिंचा है तो वापस सिकोड़ने की कोशिश करेगा, अगर आप उसे कंप्रेस करोगे तो वापस खींच के ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। ये होता है स्प्रिंग फोर्स, इसलिए स्प्रिंग फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। फाइंड द इलोंगेशन स्प्रिंग सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ये ऐसे खिंचता खिंचता एक ऐसी पोजीशन पे आएगा, उसके बाद रुक जाएगा। रुकने का मतलब सारे अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल हो जाएंगे। इसका FBD ड्रॉ करो। ये स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा है, ऊपर लगने का कारण अगेन नहीं समझ में आए तो रस्सी से बदल दो, चेंज कर दो, रस्सी से चेंज कर दो, रस्सी से बदल दिया। अब यहाँ देखो क्या होगा, टेंशन ऊपर की तरफ काम खत्म हो गया।
ठीक है, ठीक है। और अगर आपको रस्सी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझना है तो ये देखिए कि स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा जिस तरफ डिफॉर्मेशन हो रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन, इसमें जो है डिफॉर्मेशन इधर हो रहा है तो इसमें स्प्रिंग फोर्स अपोजिट अपवर्ड आ जाएगा। अगर इसको आप ऐसे दबाते तो डिफॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, ऊपर की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स आ जाता नीचे की तरफ। ठीक है, ये इसका बेसिक एसेंस है, कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि ये सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो मतलब और कोई फोर्स तो लगता नहीं दिख रहा, क्योंकि एक स्प्रिंग लगा सकती है इस मास के ऊपर एक्सटर्नल बॉडी के तौर पे, अपवर्ड स्प्रिंग फोर्स। एम जी फोर्स ग्रेविटी लगाएगी एम मास पे, मासलेस स्प्रिंग ली जाती है तो एम जी, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, एफ स्प्रिंग इक्वल टू एम जी। अगर इसमें ये बोले कि ये डिफॉर्मेशन निकाल लो, कितना डिफॉर्मेशन आया, को बहुत अच्छे से पता है स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज बातें चल रही हैं, साइन को देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल कर है। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू के एक्स होगी तो उसकी जगह के डेल्टा एक्स रख दीजिए, के डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू एम जी बाई के, खत्म काम आपका। ठीक है, अगला देखिए, फाइंड द इलोंगेशन इन स्प्रिंग। मैं बेसिकली स्ट्रिंग में बदलने वाली केस की बात जो कर रहा हूँ वो इलोंगेशन वाले क्वेश्चंस के लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा। इलोंगेशन वाले क्वेश्चन में ये मास पुली वाले सिस्टम में स्प्रिंग दिख जाए, मतलब मास एंड पुली वाले सिस्टम में कहीं भी स्प्रिंग दिख जाए, है ना। या फिर कहूँ कि अगर आपकी स्प्रिंग खिंच रही है तो रस्सी से बदल सकते हो। और अगर आप एसेंस समझ रहे हो तो कुछ मत बदलो, अपने आप काम करो। देखो, फाइंड द इलोंगेशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में इलोंगेशन पता करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है, एक बात सोच के बताइएगा, m1 और ये ट्वाइस एम, ये भारी होगा, नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो स्प्रिंग खींचेगी ना, इलोंगेट होना ही है वर्टिकल केस में, ये ऊपर की तरफ खींचेगी। ठीक है, तो अगर ये खींचेगी तो इसको रिस्टोर करने के लिए फोर्स लगेगा, टेंशन का फोर्स, डेफिनेटली। ठीक है, तो टेंशन का फोर्स, अब इस तरह के जब भी खिंचाव की बात आए, स्प्रिंग क्या कर रही है, खिंच रही है, तो क्या करना चाहिए, टेंशन से बदल दीजिए उसको। ठीक है, जब भी आपकी स्प्रिंग में इलोंगेशन हो तो उस सभी क्वेश्चन में स्प्रिंग को किससे बदल दो, हमेशा स्ट्रिंग से बदल दो। स्प्रिंग की जगह पे लगा दी हमने रस्सी, जिस अकॉर्डिंग फोर्स आएंगे उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें जो फोर्स आएगा वो कैसा आना चाहिए, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट कर रहा है तो टेंशन का फोर्स अपवर्ड, ये टेंशन फोर्स को बाद में वापस से स्प्रिंग फोर्स से रिप्लेस कर देना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ए इज इक्वल टू, ऐसा सेम क्वेश्चन आज कराया था, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ये वाला फोर्स नीचे लग रहा है, खोल दीजिए, नहीं तो ये राइट में लगेगा, ये लेफ्ट में लगेगा, तो ट्वाइस ऑफ एम जी माइनस एम जी। अब मैं वो नहीं बताऊंगा, पीछे हो चुका है। इज इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ सिस्टम लिया है क्योंकि एक्सेलरेशन एक साथ हो रहा है, ट्वाइस ऑफ एम इज इक्वल टू जी बाई थ्री, एक्सेलरेशन जी बाई थ्री आ गया। इसका एफ पी डी बनाओगे तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, अगर एम का बनाते हो क्योंकि एम की तरफ ही स्प्रिंग है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो ए, टी अपॉन एम जी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, एम मास का, टी इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। ठीक है, टी की वैल्यू 4mg/3। अब इस टेंशन को किससे रिप्लेस कर दो, स्प्रिंग फोर्स से, क्योंकि हमने क्या कहा था, इलोंगेशन वाले जितने भी केसेस हैं उसमें स्प्रिंग को बदल दोगे स्ट्रिंग से। तो इसे कर दीजिए के एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4mg/3 के। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा कैमरा ऑटो रोटेट हो गया था तो मैं थोड़ी सी चीज़ को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन को ही दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन जो मिले स्प्रिंग का इन केस ऑफ इलोंगेशन, अभी मैं सिर्फ इलोंगेशन को ही समझा रहा हूँ क्योंकि आप उसको रिलेट कर पाओगे, लगा तो सभी केस पढ़ सकते हो। जब भी क्वेश्चन दिखे आपको स्प्रिंग का ऐसा पुली मास सिस्टम में फॉर इलोंगेशन, आप स्प्रिंग को बदल दीजिए स्ट्रिंग से, मतलब स्प्रिंग को स्ट्रिंग से बदला तो जो फोर्स स्प्रिंग में आ रहा है वो फोर्स स्ट्रिंग में आने वाले फोर्स के बराबर मान लिया जाएगा। ये अप्रोच है। ठीक है, इससे क्वेश्चन इजीली हो जाता है। अब आप क्या करें, बेसिकली इसके ऊपर, क्योंकि हमें स्प्रिंग फोर्स निकालना है, वो एक स्प्रिंग के अंदर जनरेट होने वाला फोर्स, दैट इज़ इंटरनल फोर्स, तो इंटरनल फोर्स कभी भी बिना एक्सेलरेशन के निकाले नहीं आ सकता, तो पहले ए निकालना पड़ेगा। इस पूरे को एक
एक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, पूरे को दोनों मास को एक साथ सिस्टम ले लीजिए, ओपन कर लीजिए और ये फॉर्मूला अप्लाई करें, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम, विल गेट द एक्सेलरेशन g/3। जल्दी इसलिए ले रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले बता दिया था, बट ऑटो रोटेशन हुआ होगा, थोड़ी आपको दिक्कत आ रही होगी तो रिपीट कर रहा हूँ। अब इधर पे स्प्रिंग फोर्स है तो इधर वाले का FBD बनाना, एम मास, इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, इस पे लगेगा 2mg। तो हम इसका बना रहे हैं क्योंकि स्प्रिंग फोर्स निकालना है, तो mg डाउनवर्ड ऊपर की तरफ, क्योंकि इसे बदला किससे था, स्ट्रिंग से, तो टेंशन, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव, माइनस mg इज इक्वल टू ma, t इक्वल टू ma प्लस mg। आप mg को मैंने यहाँ रखा और a की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, मतलब थोड़ा सा इनकी रिशफलिंग करी, टेंशन की वैल्यू जो आ जाएगी 4mg/3। नाउ इस इतना करने के बाद मैंने टेंशन निकाल लिया, क्वेश्चन में तो इलोंगेशन डिफॉर्मेशन निकालना है, टेंशन को अगेन क्या कर दो, रिप्लेस कर दो स्प्रिंग फोर्स से। ओरिजिनल क्वेश्चन पे आना तो ज़रूरी है ना, ये तो अप्रोच थी। ओरिजिनल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू रखी डेल्टा एक्स, स्प्रिंग फोर्स होता है k इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 4mg/3 के। इजीली ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगला एक छोटा सा, कुछ एक बच्चे पूछ रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स, बेटा क्वेश्चन तो सेंट्रीपिटल से भी बन सकता है। बेसिकली पिछले वाले चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हमने रोटेशनल मोशन देखा था कि जब कभी एक ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है तो सेंटर की तरफ, उस रोटेटिंग ट्रैक के जो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सर्कुलर ट्रैक पे कभी भी अगर साइकिल भी चला रहे हो तो आप देखोगे कि उस सर्कुलर ट्रैक का जो सेंटर है उस तरफ आपकी बॉडी थोड़ी झुकती है। ठीक है, इसे हम वहाँ पर झुकने की वजह से आपके बॉडी के मास का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। उस केस में रस्सी को बांध के एक पत्थर से घुमाया जाता है तो रस्सी के अंदर टेंशन का फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ इफेक्ट कर रहा है, तो वो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करे वो सेंट्रीपिटल की तरह काम करने लगता है। जैसे सन के चारों तरफ अगर अर्थ चक्कर काट रही है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर की तरफ लग रहा है सन की तरफ, तो वो क्या कहलाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। इन चीज़ों को थोड़ा और ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली होता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से मैं ज़्यादातर करवाता हूँ, आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी ही है, आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, तो आप एम आर ओमेगा कह सकते हैं। इसके अंदर अगर आप पुट करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू बेसिकली 2πf, एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी, जो कि वैल्यू हर्ट्स में ना दे के आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में देगा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रोटेशन पर सेकेंड। आपको हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, पर सेकेंड में। अगर रोटेशन पर मिनट दिया है तो उसे पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, रोटेशन पर आर दिया है तो उसे पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। थोड़ा सा ना समझ में आया तो एक बार रोटेशन मोशन वाले वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर उस क्वेश्चन में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी दे दे और कह दे कि कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू v²/r से भी निकाल सकते हो, ये पुट कर दीजिएगा। ठीक है, एक कभी कभी बाइंड फोर्स से रिलेटेड भी आ जाता है, तो आप देखिए अपथ्रस्ट, इस वर्ड को समझें। थ्रस्ट का मतलब होता है ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स। बस आपको नाम FBD में डायरेक्शन ही तो बतानी आनी चाहिए। किसी ऑब्जेक्ट पे अपथ्रस्ट लग रहा है, यही अपथ्रस्ट पानी लगाता है तो बाइंड फोर्स कहते हैं, यही अपथ्रस्ट एयर लगाता है तब भी इसे हम एक तरह से बाइंड फोर्स, फ्लूइड लगाता है तो बाइंड फोर्स कह देते हैं। हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ बेटा, कोई नया क्वेश्चन जनरेट हो जाए तो फिर आपको FBD बनानी आनी चाहिए। अब वो अपथ्रस्ट की वैल्यू बोल दे, कुछ भी बोल दे, आप निकाल सकते हो। मैं थोड़ा सा एसेंस देता हूँ कंसेप्ट का। देखो, पानी के अंदर एक बॉल को एक रस्सी से बांध के इस स्विमिंग पूल की डेप्थ में रस्सी से इसको बांध रखा है। बोल दे कि रस्सी में टेंशन कितना आएगा। ठीक है, रस्सी इस बॉल से यहाँ बंध रही है। तब ज़रा सोचें, ये जो पानी में जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमेशा ऊपर की तरफ आना चाहती है क्योंकि इनके ऊपर एक फोर्स लगता है, दैट इज़ अपथ्रस्ट, बाइंड फोर्स जिसे कहते हैं। अपथ्रस्ट मतलब इस बॉल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ज़्यादा मत इसके बारे में सोचना क्या है बाइंड फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन बनाई और ये बना दिया। एम मास, ये रहा हमारा एम मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स,
mg, और m मास के ऊपर यहाँ रस्सी बंधी है तो टेंशन का फोर्स, क्योंकि ये बॉल यहाँ जाके रुक गई है, क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का ही होगा। दिस बॉल इज़ इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पर रुकी हुई है, पानी के बहाव से यहाँ पर आके रस्सी में खिंचा हुआ आ गया, रुकी हुई है। अगर रस्सी ढीली होगी तो टेंशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, या रस्सी ऐसी टिल्ट भी हो सकती है किसी एंगल पे, तो कंपोनेंट ले लेना वर्टिकल डायरेक्शन में, कौन सी दिक्कत है। तो अगर ये रुकी हुई है इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, तो नेट फोर्स को जीरो कर दीजिए। मतलब क्या है, सारे ऊपर लगने वाले फोर्स नीचे लगने वाले सभी फोर्स के सम के बराबर होगी, तो ये भी डाउनवर्ड ये भी डाउनवर्ड, टी इज इक्वल टू एम जी। बस ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। ज़्यादा परेशान मत होना, कंसेप्ट को समझे। अप थ्रस्ट मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स। मैंने ये जो चीज़ समझाई है आपके ना कंसेप्चुअल थिंकिंग को समझाने के लिए करी है। अप थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब होता है नॉर्मल फोर्स, और जो नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगे उसे अप थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट मीन्स नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल तो कोई भी हो सकता है, ये भी नॉर्मल है, इस प्लेन के उस सरफेस के ऊपर अकॉर्डिंग होती है, नॉर्मल है। ये अप थ्रस्ट है, नहीं डाउनवर्ड है। अगर मैं इस तरह से किसी चीज़ पर लगा दूँ, इसको पकड़ के ऊपर खींचूँ, इस पेज को पकड़ के ऊपर खींचा, नॉर्मल फोर्स है। इतने सरफेस के लिए, इतने से सरफेस के लिए नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये अप थ्रस्ट हो गया। जैसे ये पेन है, पेन को पकड़ा और ऊपर खींचा, तो इसके लिए फोर्स क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अप थ्रस्ट।